आने दीजिए ऑनलाइन। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपको मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा होगा क्योंकि अभी टाइम था मुकुंद सर का, और वो मैथ्स का क्लास लेने वाले भी थे, अभी अवेलेबल भी हैं। लेकिन मुझे कुछ काम था तो आज सर को एब्सेंट रहना पड़ेगा, और आज आपके मैथमेटिक्स का क्लास नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आप अभी इंग्लिश कर लीजिए, 7 से 8 आपका गैप रहेगा। उसके बाद फिर 8 बजे से आपका बायोलॉजी का क्लास होगा। कल 12th का शायद क्लास हो रहा था, जिस समय क्लास कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बंद हो गया था, तो आपका तो क्लास कल हुआ ही था। खैर, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो नया हमारा टॉपिक जो चल रहा था आर्टिकल्स, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी कि जो आपका 7 बजे से क्लास होना था वो अभी ही होना है, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। मैं आपको अभी रागिनी शर्मा एंड पल्लवी कुमारी, हेलो रागिनी एंड हेलो पल्लवी, हाउ आर यू बोथ? कैसे हैं आप दोनों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रागिनी, गुड इवनिंग। और मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया था इंग्लिश में आर्टिकल्स, आर्टिकल्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं इसमें ए एन द का प्रयोग करने में। मैंने आपको सिखाया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग उसका फाइन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पल्लवी भी को भी गुड इवनिंग। तो ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा आर्टिकल्स, और उस आर्टिकल्स में को ही हम आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक हम पढ़े थे। आपको याद होगा कि मैंने बता दिया था आपको आर्टिकल्स क्या होता है। एक्चुअली आर्टिकल्स एक डिटरमाइनर की तरह प्रयोग होता है, यानी कि नाउन के पहले लगता है। जब कभी आप देखते हैं कि एडजेक्टिव के पहले लगा हुआ होता है, तो आप गौर करेंगे एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा रहता है, जो कि नाउन इक्विवेलेंट कहलाता है। उसके बाद नाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद पहले एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, ऐसा भी कॉम्बिनेशन करके रहता है जिसमें आप आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ये सब पे मैंने चर्चा किया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल भी मैंने बता दिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, डिफिनिट आर्टिकल होता है, मैंने एग्जाम्पल वगैरह सब बताए थे। आगे बढ़ते हैं। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? जो पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करता है, निर्दिष्ट करता है, उसको हम लोग डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। आप लिख भी लिए थे इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने 3 नोट्स पढ़ाए थे यहाँ पे, आपको याद होगा कि हम डिफिनिट इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इनडिफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं, यानी काउंटेबल भी हो और वो सिंगुलर हो। जैसे बुक हो गया तो ए बुक लगाएंगे, पेन हो गया तो ए पेन लगाएंगे, बॉय हो गया तो ए बॉय लगाएंगे, गर्ल हो गया तो ए गर्ल लगाएंगे, एलिफेंट हो गया तो एन एलिफेंट लगाएंगे। यानी काउंटेबल नाउन हो लेकिन वो सिंगुलर हो तो उसके पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। ये सब हमने नोट 1 में पढ़ा था, आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। उसके बाद मैंने बताया था नोट 2 में ए और एन इज द वीक फॉर्म ऑफ वन एंड द इज द वीक फॉर्म ऑफ दिस और दैट। मतलब जहाँ पे वन का अर्थ आता है, जहाँ पर एक का अर्थ आता है, वहाँ पर हम ए अथवा एन लगाते हैं, और जहाँ पे दिस या दैट का अर्थ आता है वहाँ पर हम जनरली द का प्रयोग करते हैं। दैट इज वाई वी कैन से दैट द इज द वीक फॉर्म ऑफ दिस और दैट। दिस और दैट के वीक फॉर्म, वीक फॉर्म मतलब क्या? उसके लिए यूज किया जाने वाला, वीक माने कमजोर होता है। चलिए, उसके बाद हमने ये भी बताया था आपको, आपको याद होगा कि कब हम इसे द पढ़ते हैं और कब हम इसे दी पढ़ते हैं। 7 बजे से होगा, रागिनी शर्मा बोल रही हैं। नहीं, सॉरी रागिनी, सॉरी पल्लवी, आप दोनों को मैंने थोड़ा देर पहले इन्फॉर्म किया था, लेकिन फिर से मैं बता दूं कि आज आपका मैथमेटिक्स का क्लास नहीं हो पाएगा। सर अभी यहाँ से चले गए हैं, चूँकि कंजिक्यूटिव क्लास होता था, मतलब 5 से 6 होता था 12th के लिए, और 6 से 7 आपका होता था मैथ्स का क्लास। जो आज एब्सेंट रहेंगे सर, तो आज चले गए हैं वहाँ पे, इनको कुछ काम होगा, या और मुझे भी 7 बजे से कुछ काम है, इस वजह से थोड़ा रीअरेंजमेंट किया गया है क्लास का सिर्फ आज के लिए। अगले दिन से फिर से आपका एज यूजुअल रूटीन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यानी आज मैथ्स का छुट्टी रहेगा। तो हम बता रहे थे आपको द का प्रयोग कब करते हैं और दी का प्रयोग कब करते हैं बोलने में। मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए ऑयल है, ऑयल, तो ऑयल के पहले जब हम द लगाते हैं तो इसे हम द नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसे हम क्या पढ़ते हैं? दी ऑयल पढ़ते हैं। ठीक है,
और जब स्टूडेंट लिखते हैं, स्टूडेंट, क्यों ऐसा करते हैं? तो एक रूल है कि जब वॉवेल से शुरू होता है, जब वॉवेल से शुरू होता है तो उसे हम उसके पहले लगने वाले THE वर्ड को दी पढ़ते हैं, और जब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है कोई भी नाउन तो उसके पहले लगने वाले THE को हम द पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं। द स्टूडेंट, दी ऑयल, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। द स्टूडेंट यानी एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले लग गया तो इसे द पढ़ेंगे, और वॉवेल के पहले लग गया तो दी पढ़ेंगे। चलिए, ये सब हम लोग देख चुके थे पहले भी। अब आगे आते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, है ना। पोजीशन ऑफ आर्टिकल में मैंने बताया था आपको कि नाउन के पहले भी हम कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी कि पोजीशन उसका कहाँ कहाँ रहता है। तो नाउन के पहले रहता है ना। उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले रहता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले रहता है, और एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले रहता है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है जिसमें हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे हम ए एन अथवा द तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ए एन और द तीनों आर्टिकल्स होते हैं, है ना, ए एन अथवा द। है ना। तो ये तीनों हम प्रयोग करते हैं। एक एक एग्जाम्पल से लेके मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जैसे ए बुक लिखते हैं तो देखिए बुक नाउन है। जैसे ए गुड बॉय लिखते हैं तो क्या हो गया? गुड एडजेक्टिव हो गया, और बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया। और अगर लिखते हैं ए वेरी गुड बॉय, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल हो गया नाउन, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, और वेरी हो गया एडवर्ब। तो उसके पहले भी हम ए का प्रयोग करते हैं। आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द वेरी बेस्ट प्लेयर। ये क्या चीज हो गया? नाउन। ये क्या चीज हो गया? एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म, यानी एडजेक्टिव हो गया, और ये हो गया एडवर्ब। तो इसके सामने, इसके पहले क्या लग गया है? द लग गया है। आप देखेंगे इंटेलिजेंट के पहले भी लगा हुआ है वेरी प्लस इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, इसके पहले भी लगा हुआ है ना। आप यहाँ पे देखेंगे बेस्ट बॉय लगा हुआ है। बेस्ट क्या चीज हो गया? बेस्ट हो गया एडजेक्टिव, और बॉय हो गया नाउन, इसके पहले भी लगा हुआ है। तो आप ढेर सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आप पहले भी देख चुके थे, उस दिन पिछले क्लास में देख चुके थे। अभी मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ आपको। इसके बाद मैंने यूज ऑफ आर्टिकल्स भी पढ़ाया था। यूज ऑफ आर्टिकल्स में मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि अगर कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसका साउंड कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। आपको मैंने ये बात बताई थी, कि यू विल हैव टू सेट योर प्रायोरिटी फॉर साउंड, यानी साउंड के लिए आप प्रायोरिटी सेट करेंगे। जैसे कि अगर साउंड किसी का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, सॉरी पहला साउंड यानी उस लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो आपको ए का प्रयोग करना है, और अगर वॉवेल साउंड से वो वर्ड शुरू होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग करना है। इसके लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स भी दिए थे, है ना। आपको एग्जाम्पल मैंने दिए थे तो आपको याद होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बॉय है, एक एग्जाम्पल हम देके रिवाइज कर देते हैं। तो बॉय कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं बॉय, मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो यानी बॉ से शुरू होता है, और बॉ का साउंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन वर्ण। अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे तो व्यंजन होता है बॉ, यानी कॉन्सोनेंट होता है ना। तो कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने क्या लगाए? यहाँ पे ए लगाए। आप इसको मत देखो, आप हमेशा इसको देखो, यानी कि साउंड को प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता देनी है जब आप ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसके एग्जाम्पल के बारे में मैं बोल भी रहा था यहाँ पे उस दिन। जैसे देखिए ऑनेस्ट लिखा हुआ, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के पहले क्या लगाते हैं? एन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे?
क्योंकि लिखा कैसे जाता है, ये ऑनेस्ट ऐसे लिखा जाता है। तो ओ क्या चीज हो गया, स्वर वर्ण हो गया, है ना, स्वर वर्ण हो गया, आप जानते होंगे। इसको हम लोग वॉवेल लेटर कहते हैं, वॉवेल लेटर। लेकिन ये यहां पर हम साउंड की बात कर रहे हैं, तो इसका साउंड क्या है, स्वर ध्वनि, यानी ध्वनि में आप स्वर है ये, है ना। तो इसलिए ये क्या चीज हो गया, इसके पहले हम लगा दिए एन। सर क्या सब जगह यही रूल लागू होता है, यूज ऑफ आर्टिकल्स? देखिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है, सब जगह के लिए ही बताया है, लेकिन आपको वहां ध्यान रखना होगा कि प्लेसमेंट उसका क्या है, नाउन के पहले है, एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले है, या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले है। ये रूल सब पर एप्लीकेबल होता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इंग्लिश ग्रामर में एवरी रूल हैज एक्सेप्शंस बट एक्सेप्शन नेवर बी काउंटेड। अपवाद तो हर जगह होता है। मैं आपको बोलता हूं कि एक हाथ में 5 उंगली होता है, ठीक है, एक हाथ में 5 उंगली होता है, लेकिन अब किसी को 6 होता है, तो उसका रूल तो नहीं बन जाएगा कि एक हाथ में 6 उंगली होता है, बल्कि ये तो अपवाद हुआ, है ना। तो इस तरह से अपवाद हो सकते हैं इक्का दुक्का, लेकिन जनरली ऐसा रूल होता है कि वॉवेल साउंड अगर हो तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए लगेगा, ठीक है। ये एक जनरल रूल है, एक सामान्य नियम है, एंड यू विल हैव टू फॉलो दीज रूल्स। आपको इस नियम को पालन करना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना। जैसे आप एक आध एग्जाम्पल और देखिए, यहाँ पे देखिए ए 1 रूपी नोट है, 1 है, 1 रूपी नोट। तो 1 क्या चीज है, ये वो कौन ची है, ये व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के आधार पर क्या लग गया, यहाँ पर ए लग गया, है ना। दिख रहे होंगे मेरे फिंगर मूवमेंट को, देखिए यहाँ पे ए लग गया है। लेकिन अगर आप ओ समझेंगे तो ओ क्या होता है, वॉवेल होता है ना। तो लगना चाहिए था यहाँ पर एन रूपी, एन 1 रूपी नोट होना चाहिए था, 1 रूपी नोट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 में कैसे लिखा जाता है, 1 वो लिखा जाता है, जो कि कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट के लिए क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। ओके, ठीक है जी। चलो फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है, यूसेज ऑफ ए और एन, यानी ए अथवा एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। फिर देखेंगे कि ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, कहाँ हम द का प्रयोग करते हैं, कहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो धीरे धीरे सबके रूल्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, और उसको एक एक करके हम लोग सीखते चलते हैं। आप अगर आपके पास अगर कॉपी और कलम है तो आप उसे नोट डाउन करते चलें, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला रूल है, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ 1, इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ 1। 1 के अर्थ में, 1 के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, जो कि आपको पता है। जैसे अगर हम लिखते हैं आई हैव ए फ्रेंड, आई हैव ए फ्रेंड, तो मेरा एक दोस्त है, यानी मेरा दोस्त है, मेरे पास दोस्त है जिसकी संख्या कितनी है, 1। तो यहां पर 1 के अर्थ में यूज हुआ है। जैसे देयर वाज ए किंग, एक राजा था, तो एक का बोध हो रहा है, यानी कि 1 के अर्थ में हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मुकेश हैज ए बैग, मुकेश के पास बैग है और उसकी संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 के अर्थ में यानी 1 के अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं ए अथवा एन का। जैसे रामू हैज एन एप्पल, रामू हैज एन एप्पल, तो एप्पल के पहले एप्पल क्या है, कॉन्सोनेंट, सॉरी वॉवेल से शुरू है, ये वॉवेल से शुरू है ना, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, एन। यानी 1 के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है हिंदी में, क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी इसे आराम से समझ जाते होंगे। अगर इसे लिखना रहता तो क्या लिखते कि ए अथवा एन का प्रयोग, एक मैं लिख के दिखा देता हूं, फिर आपको ही लगेगा कि ये बोरिंग हो रहा है। ए अथवा एन का प्रयोग 1 के अर्थ में, 1 बोले तो 1 के अर्थ में किया जाता है, 1 के अर्थ में किया जाता है ना। इसको हिंदी में हम ऐसे लिखते, तो आपको मुझे लगता है इतना तो समझ में आ ही जाता होगा कि हिंदी लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़े। अब लिखते हैं रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है।
एनी के अर्थ में, एनी, एनी मतलब होता है कोई, एनी का मतलब होता है कोई, यानी कोई के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं ए अथवा एन का। जैसे देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग यानी एक राजा था, तो कोई एक राजा था। देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, देखिए देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, मगध का एक राजा था, तो मगध का कोई एक राजा था। तो एक के अर्थ में या एक के अर्थ में तो हम पहले देखें, यहाँ पे एनी के अर्थ में भी हम एक का प्रयोग, ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सीमा डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, सीमा ने अपने हस्बैंड को एक सेब नहीं दिया, है ना। तो एप्पल के पहले क्या लगा हुआ है, यहाँ एन लगा हुआ है, तो एक सेब नहीं दिया, तो कौन एक सेब नहीं दिया, कोई एक सेब नहीं दिया, मतलब सेब का तो कोई डिटर्मिनेशन तो हुआ नहीं, कोई एक सेब नहीं दिया, फाइनली तो कोई एक नहीं हुआ। तो इसीलिए कोई के अर्थ में हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, किसी को दिक्कत अगर हो तो जरूर बोल सकते हैं। और लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जिनका नाम है, एक बार मैं ले लूँ, रागिनी शर्मा, पल्लवी, काजल एंड रोशनी। 4 गर्ल्स आर सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील हैं और डेली क्लास करते हैं। चलो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने में आ गया फिर से रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कि ईच या एवरी के अर्थ में या पर के अर्थ में, पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है प्रति, है ना। जैसे पर डजन, पर डजन, पर मंथ, है ना। जैसे आप कहते हैं कि वह 10,000 रुपये प्रति महीना कमाता है, तो ही अर्न्स 10,000 ए मंथ, यानी एक महीने में 10,000 कमाता है, यानी प्रति। तो ए का मतलब, ए अथवा एन का मतलब क्या होता है, प्रति के अर्थ में भी यूज होता है। जैसे मिस्टर रामू अर्न्स 10,000 ए मंथ, तो ए का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पर के अर्थ में। तो पर के अर्थ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। आप लिखते भी चलिए साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कहेंगे ईच या एवरी, तो इसका मतलब होता है प्रत्येक, है ना। जैसे अगर आप इसे हिंदी में लिखते तो क्या लिखते, ए अथवा एन का प्रयोग ईच और एवरी बोले तो प्रत्येक या हरेक। आपको मैंने प्रोनाउन में अथवा एडजेक्टिव में ये सब वर्ड को पढ़ाया था, है ना। अथवा पर, पर बोले तो प्रति के अर्थ में किया जाता है। है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 के बाद आपके सामने में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे राजा कम्स टू माई हाउस वंस ए वीक, यानी सप्ताह में एक बार आता है। मतलब क्या हुआ, प्रत्येक सप्ताह आता है। जब हम कहते हैं कि रामू मेरे पास मैंने वंस ए वीक यानी सप्ताह में एक बार आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगले सप्ताह में भी एक बार आएगा, फिर अगले सप्ताह में भी एक बार आएगा, यानी प्रत्येक सप्ताह या हर एक सप्ताह एक बार आता है। तो हर एक इस सेंस में देखिए, यहाँ पर ईच एंड एवरी का सेंस है और यहाँ पर ए का मतलब क्या है, पर का सेंस है। तो ए अथवा एन का तीसरा प्रयोग हम क्या सीख रहे हैं कि ईच या एवरी अथवा पर बोले तो प्रति के अर्थ में भी किया जाता है। ठीक है, लिखते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम लोग एक ट्रांसलेशन का भी रूल पढ़ेंगे, आपको बनाने भी देते हैं, जिस तरह से लास्ट में हम लोग 15 मिनट के लिए करेंगे। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा उसको, तो दोनों पैरेलली चलते रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पे ओन, ओन का मतलब सामान्यतः क्या पढ़ते हैं आप, पर। ओन का मतलब होता है पर, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ए के अथवा एन के सेंस में हम ओन का प्रयोग भी करते हैं, यानी ओन के अर्थ में भी। नोट कर लिए सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि ओन का मतलब होता है पर। ओन एक प्रीपोजिशन होता है जिसका प्रयोग हम स्टैटिक पोजीशन के लिए करते हैं। जैसे लिखिए दिस पेन इज ऑन माय पाम, तो ये अस्थिर है ना, ये कलम स्थिर है, मूवमेंट में नहीं है, गति में नहीं है, अस्थिर है, तो इसके लिए ओन का प्रयोग करते हैं। तो उसी ओन के अर्थ के लिए
उस ओन के अर्थ के लिए हम ए का प्रयोग अथवा एन का प्रयोग भी करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, ही फाउंड हर ए बेड। अगर आप ये रूल नहीं जानते तो इसका मतलब आप क्या इसका अर्थ लगाते, उसने एक बेड उसे पाया। उसने उसे यानी उसे, यह किसके लिए, किसी लड़की के लिए है, उसने उसे पाया एक बिछावन, तो आपका गलत अर्थ लग जाता है कि नहीं। तो इसीलिए आप याद रखना कि इसको जब हम प्रयोग करते हैं इस तरह के सेंटेंस में तो इसका अर्थ क्या होता है, पर के सेंस में, उसने उसे बिछावन पर पाया। ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के सेंस आपको देखने को मिलेंगे, इसको याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे ही वेंट ए हंटिंग। ए हंटिंग, हंटिंग का मतलब होता है शिकार, यानी वह शिकार पर गया। इसका हिंदी क्या हो गया, वह शिकार पर गया, यानी वह शिकार करने के लिए गया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ ओन का जो मीनिंग आया वो पर के सेंस में आया, ओन के सेंस में आया है। तो ओन के सेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी हिंदी में अगर लिखना है तो लिखेंगे क्या, ए अथवा एन का प्रयोग ओन, ओन मतलब पर, हिंदी में भी लिख देते हैं पर के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। अभी तो मैंने इसे अपलोड नहीं किया है, लेकिन आप इसे पहले लिखते चलें, समझते चलें, नोट करते चलें, और तब जाके, चूंकि एक बार आपको लिखने का भी मौका मिल जाएगा, साथ ही साथ समझने का भी मौका मिल रहा है, बाद में फिर हम आपको वो PDF भेज देंगे जिससे आपको अपना अच्छा नोट्स मिला लेना। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ क्या हो गया, पहला सेंटेंस का अर्थ क्या हो गया, उसने उसे बेड पर पाया। उसने उसे, उसे बोले तो किसे, यानी किसी लड़की को। यहाँ पे उसे का मतलब क्या है, किसी लड़की, हर लिखा हुआ है, को बेड यानी बिछावन यानी बिस्तर पर पाया, तो पर पाया। अब आप गौर करेंगे पर के अर्थ में यहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, ए अथवा एन का प्रयोग ओन के अर्थ में किया जाता है। चलो हो गया भाई, अगर नोट कर लिए तो एक बार जरूर बोल देना। आप अगर नोट कर लिया करो तो नोटेड लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगा। नोटेड, नोटेड मतलब सर हिंदी में मत लिखिए, इंग्लिश ही सही है, हिंदी में बोरिंग लगता है। रागिनी शर्मा नोट, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। मुझे लगा कि कुछ, देखिए मुझे तो पता नहीं है ना कि कैसे कैसे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि कोई ऐसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जुड़े हों जिनको कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आता होगा। तो ऑनलाइन में एक दिक्कत होती है, अगर आपका फिजिकली अपीयरेंस यहाँ हमारे सामने होता तो हम तो आपको चेहरे से देख के पढ़ सकते थे कि आपको इंग्लिश आती है लिखने या समझने में, लेकिन चूंकि आपका फिजिकल अपीयरेंस यहाँ नहीं होता है तो लिखना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। हो गया, खुश। इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, यानी होल द स्पीसीज, पूरी जाति को बतलाने के लिए होता है। आप बचपन में पढ़ते होंगे निबंध, लेख पढ़ते होंगे, गाय पर निबंध लिखे, आपको बचपन में आपके सर आपको लिखने को दिया करते होंगे। उसमें आप पहला सेंटेंस लिखते होंगे, ए काउ इज अ 4-footed एनिमल। क्या लिखते थे, ए काउ इज ए 4-footed एनिमल, 4-footed एनिमल। तो अब उस समय में आपको ये तो नहीं समझ में आता था ना कि ये एक गाय का बोध हो रहा है कि सब गाय का बोध हो रहा है। तो आपको अभी जान लेना है कि ए प्लस अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पूरी जाति का बोध होता है, पूरे ग्रुप का बोध होता है, पूरे समुदाय का बोध होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक गाय चार चौपाया नहीं, बल्कि एक गाय चौपाया जानवर होती है, ऐसा इसका अर्थ नहीं हो गया, बल्कि गाय एक चौपाया जानवर होती है। यानी कहने का मतलब है पूरी गाय, यानी सभी गाय के बारे में है। तो ये यहाँ पर दिखा हुआ है, ए इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑल। ऑल मतलब क्या होता है, सब या सभी, सब या सभी के अर्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं। होल द स्पीसीज यानी पूरी जाति,
दैट मीन्स कि इफ व्हेनेवर द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट इज ए और एन प्लस any singular countable noun, then it expresses the meaning of whole the species, यानी यह पूरे जाति को बताता है. That's why it expresses all, यह सभी को बताता है. जैसे a cow has a long tail, a लॉन्ग टेल यानी कि गाय को एक लंबी पूंछ होती है. यहाँ पर काव के जो पहले ए लगा हुआ है इसमें सभी गाय का बोध है, यानी हर एक गाय, पूरी जाति, सभी गाय को एक लंबी पूंछ होती है, यानी कि गाय की पूरी जाति, गाय की पूरी जाति. चलो समझ में आ गया होगा भाई. चलो आगे बढ़े अब. हाँ जी, नोट कर लीजिए. इंग्लिश में ही सही, लेकिन इंग्लिश में ही नोट कर लिया कीजिए. अगर आपको हिंदी में किसी को चाहिए तो आप बोलिए. हालांकि रागिनी शर्मा ने तो बोला कि भाई नहीं लिखिए, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ अब हिंदी में, लेकिन ये समझाने के लिए तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भारत के निवासी हैं. तो थोड़ा सा, हाँ, नोटेड. यस, थैंक यू. ओके, सी इट अगेन. It is used before the counting denoted words. Counting denoted words जैसे थाउजेंड, जैसे 100, जैसे डजन, जैसे कपल, इन सब के पहले भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं. काउंटिंग डिनोटेड वर्ड यानी गिनती के को गिनती सूचक शब्द. अगर शुद्ध हिंदी में देखें तो गिनती सूचक शब्द यानी गिनती को बताने वाले शब्द के पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे कपल के पहले लगा हुआ है ए अथवा एन. यानी जितना भी अभी हम जानकारी दे रहे हैं रूल के थ्रू, इन सब का प्रयोग आपको असाइनमेंट बनाने में करना होगा. मैं यहाँ पे ढेर सारा असाइनमेंट लाऊंगा आपके लिए और आपसे ही बनवाऊंगा लाइव क्लास में. यानी लाइव क्लास में आपको लाइव बनाना पड़ेगा. डजन, डजन मतलब दर्जन होता है. किलो यानी उसके पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ए लगा हुआ है. जैसे आई हैव अ मिलियन रुपीज़, यानी यहाँ पर ए मिलियन रुपीज़ का मतलब हो गया यहाँ पर ए अथवा एन मतलब एक के अर्थ में, मेरे पास 1 मिलियन रुपीज़ है, तो यहाँ पर ए अथवा एन का प्रयोग करेंगे. दरअसल आपको ये रूल बताने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अगर आपको मान लेते हैं यहाँ पे रुपीज़ दिया हुआ है, ये प्लूरल है ना, तो आपको लगता है कि नहीं यहाँ ए नहीं लगेगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये मिलियन के लिए है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि मिलियन एक काउंटिंग डिनोटेड वर्ड है. दैट इज वाई ए और एन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के नियम के अनुसार ए अथवा एन का प्रयोग किसी भी काउंटिंग डिनोटेड वर्ड के पहले किया जाता है. ठीक है, चलो, बहुत सब लोग एकदम कॉन्शियस हो, बार बार लिख रहे हो. चलो बहुत अच्छा, इतना कॉन्शियस हो आप लोग, ये अच्छा लगता है देख के. जल्दी जल्दी मैं बढ़ूँ आगे, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से. काउंटिंग डिनोटेड वर्ड्स के पहले 6 बजकर, सर फिर से रूल नंबर 6. ठीक है, रूल नंबर 6 फिर से. रूल नंबर 6 में क्या कहता है कि काउंटिंग, काउंटिंग माने क्या होता है? गिनती. यानी जिससे हम गिनती करते हैं. आप जाते हैं सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, कहते हैं 5 किलो आलू दीजिए, तो 5 क्या हो गया? गिनती सूचक शब्द हो गया. तो यहाँ पर क्या देखें, वहाँ पे 5 किलो, किलो जो बताते हैं, दर्जन जो बताते हैं, मिलियन जो बताते हैं, 100 जो बताते हैं, 1000 जो बताते हैं, ये सब क्या है? गिनती को सूचित करने वाले शब्द हैं. ठीक है, तो गिनती को सूचित करने वाले शब्द के पहले जैसे कपल हो गया, डजन हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इन सब के पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. आई हैव ए मिलियन रुपीज. ठीक है, पल्लवी समझ में आया? ज्यादा कुछ नहीं है, बस याद रखना है इसको. यस सर, चलो थैंक यू. अब हम आगे आ जाते हैं कि जब कोई नाउन, रूल नंबर 7 के बारे में मैं पहले समझा रहा हूं. रूल नंबर 7 आपके सामने में लिखा रहता है, लेकिन मैं पहले अपने तरह से समझा देता हूं, फिर इस पे आता हूं. रूल नंबर 7 में क्या कहता है कि जब कोई नाउन पहली बार आता है तो उसके पहले ए लगाते हैं, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो, अथवा एन लगाते हैं. लेकिन वही नाउन जब उसी सेंटेंस में, उसी एक्सप्रेशन में रिपीट होता है, रिपीट माने दोहराता है, तब उसके पहले हम द लगाते हैं. जैसे आई हैव ए फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, तब बोलेंगे दोस्त चालाक है, यानी उसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं ना जो मेरा दोस्त है,
तब हम लिखेंगे द फ्रेंड इज क्लेवर। ठीक है, हम बोले अभी, जैसे अगर हम बोलेंगे कि आई हैव ए फ्रेंड, आई हैव ए फ्रेंड, तो अब आप गौर करो कि फ्रेंड पहली बार आया तो इसके पहले क्या लगाए, ए अथवा एन लगाएंगे, यहाँ पर ए लगेगा चूंकि एफ कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब ये दूसरी बार आएगा, जब ये रिपीट होगा, देखो अब हम लिखते हैं द फ्रेंड इज क्लेवर, द फ्रेंड इज क्लेवर, यानी अब यहां नहीं लिखेंगे ए फ्रेंड इज क्लेवर। अगर ए फ्रेंड इज क्लेवर लिख देंगे तब इसका मतलब हो जाएगा कि दुनिया के सभी दोस्त चालाक होते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको कि ए प्लस काव अगर लगा हुआ था तो पूरी जाति का बोध कराता है। अगर आप यहाँ पे देखो कितना मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर आप फिर से लिख दोगे यहाँ पे ए फ्रेंड इज क्लेवर, तो इसका मतलब हो गया कि दुनिया के सभी दोस्त, यानी दोस्त की जो जाति होती है, कम्युनिटी होती है, वो चालाक होती है, जो कि गलत अर्थ लग जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, फिर से जब रिपीटेड हो तब ये क्या देंगे यहाँ पे, द। ठीक है, यानी कि जब कोई नाउन, अब यहाँ देखो व्हेन द सिंगुलर नाउन इज यूज्ड एज फर्स्ट टाइम, जब पहली बार आवे तो ए अथवा एन लगाते हैं, ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वो रिपीट होता है, इसमें रिपीट वाली बात नहीं लिखी हुई है शायद, ए और एन का प्रयोग चूंकि हम लिखे हैं तो बस ए एन लिख दिए हैं यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट करते समय में इसको लिख ले। लिखिए व्हेन द सिंगुलर नाउन इज यूज्ड एट फर्स्ट टाइम ए और एन इज यूज्ड, बट यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं देना, बट व्हेन इट इज रिपीटेड, व्हेन इट इज रिपीटेड द इज generally used, द इज जनरली यूज्ड बिफोर इट, तो इसके पहले क्या प्रयोग करते हैं भाई, हम द का प्रयोग करते हैं। ये आप पूरा रूल लिख लेना, यहां से लेके यहां तक पूरा रूल लिख लीजिए ये। और एग्जाम्पल आपके सामने में है, देयर वाज ए किंग, यानी कोई एक राजा था, और वो राजा क्रूएल था, यानी सब राजा नहीं क्रूएल था, जो जिसके बारे में यहां चर्चा है उसी राजा के बारे में बोला गया कि द किंग वाज क्रूएल। ठीक है, चलो व्हेन द सिंगुलर नाउन इज यूज्ड एट फर्स्ट टाइम ए और एन इज यूज्ड फॉर इट, तो ए अथवा एन का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। ठीक है जी, जल्दी लिखिए, नोटेड अगर हो गया तो। हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में भी आ गया होगा, समझ में आ जाए तो भी लिखिए, नहीं अगर समझ में आए तो तुरंत उसको करिए, क्योंकि आप 11th में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं। फर्स्ट ईयर में हर चीज़ को, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना, ताकि 12th में बहुत आसानी हो समझने में। आगे बढ़ते हैं, और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के नाम के पहले भी ए अथवा एन लगाते हैं। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, प्रोफेशन यानी पेशा जिसको कहते हैं, पेशा। ऑक्यूपेशन का मतलब हो गया पेशा, और प्रोफेशन का मतलब हो गया व्यवसाय। तो व्यवसाय या पेशा के नाम के पहले हम क्या लिखते हैं, ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मैं लिखेंगे कि जैसे आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं ऑफ इंग्लिश, है ना। तो देखा आपने यहाँ पे प्रोफेशन का नाम था, मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, दैट इज वाई ए इज यूज्ड बिफोर इट, इसलिए इसके पहले क्या प्रयोग किया हमने, ए का प्रयोग किया है। जनरली लोग ऐसा लिखते हैं जो गलत लिखते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस लिखते हैं तो आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अंग्रेजी के शिक्षक हैं, अंग्रेजी भाषा के शिक्षक हैं, तो ये सेंटेंस होता है गलत, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर कोई पूछे कि आपके भैया क्या करते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरे भैया इंग्लिश टीचर हैं। इंग्लिश टीचर नहीं बोलना चाहिए, ए टीचर ऑफ इंग्लिश बोला जाता है। अब इंग्लिश टीचर रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया,
तब इसका मतलब हो गया कि मैं एक अंग्रेज शिक्षक हूं। अंग्रेज, यहां पे इसका अर्थ क्या हो गया? मैं एक अंग्रेज शिक्षक हूं। ठीक है जी। तो इस तरह से ये सेंटेंस आम बोलचाल की भाषा में गलत माना जाता, बिकॉज आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन। तो मैं भारतीय हूं, तो भारतीय के लिए यहाँ पर इंग्लिश टीचर नहीं बल्कि ए टीचर ऑफ इंग्लिश का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हो गया। हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 पे। 8 रूल नंबर तक लिख लिए अगर हैं तो जल्दी से कहिए। ठीक है, चलो अगला रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 9 पे। मिटा दूं मैं इसको? यस। बस 2-3 रूल बचा हुआ है। 12, नो नो नो, अभी है इसमें बचा हुआ 12, 13 रूल है। उसके बाद पढ़ेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल। तो एक काम करते हैं कि यहाँ तक ऑक्यूपेशन तक पढ़ने के बाद एक ट्रांसलेशन का रूल पढ़ना पसंद करेंगे आप लोग? अब चूंकि टाइम 10 मिनट ही बचा हुआ है, ट्रांसलेशन भी पढ़ना जरूरी है। फिर अगर 7 बज जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए अगर आप चाहें तो आप ट्रांसलेशन के लिए हाँ बोले। हाँ, रागिनी शर्मा तो यस सर बोल रही है। चलो मैं ट्रांसलेशन पढ़ा देता हूँ। आप याद रखना कि यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद पढ़ेंगे, है ना। अभी बहुत टाइम है सीखने के लिए, इसलिए हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करें। ट्रांसलेशन हम लोग सीखते हैं। और आप जल्दी से बताओ कि ट्रांसलेशन कहाँ तक हम लोग कर लिए थे। जल्दी, सुपर फास्ट, जितना जल्दी हो सके बताइए। काजल, रोशनी, रागिनी, बताइए कहाँ तक पढ़े। पल्लवी, जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके बारे में बताइए, कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। याद है? किसी को याद है? 14 पढ़ लिए थे, एक बार देख लेते हैं। अगर आपको भी याद आ जाए 14 देख के तो पढ़ रहा होगा। संभवतः यह नहीं पढ़े, 13 तक पढ़े थे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं पढ़ाया है ये, बोलो जल्दी से। 13 पढ़ा दिया हूँ मैं? अब कोई बोल ही नहीं रहा है। 13 देख लेता हूँ मैं। एमएसटी रूल 12 तक। नहीं नहीं, 13 भी हो गया है। नो सर, तो बताइए जल्दी। 13 हो गया जहां तक मुझे याद आ रहा है। 13 तक हो गया है। अब कोई लिख ही नहीं रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? चलो मुझे याद है 13 हो गया है। अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार उसे देख लीजिएगा। शैल या विल प्लस हैव। 13 नहीं हुआ है? नो सर लिख रही है, कोई बात नहीं, मैं 13 ही पढ़ा देता हूँ तब। तो जिसमें ना होगा, नी होगी, ने होंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे लगा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं। उसको कैसे बनाते हैं? अब कभी यस सर कभी नो सर, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। आप पूरा पूरी लिखो। 13 तक हो गया है, अगर हो गया है तो जल्दी करो। अच्छा बोल रही है नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं 13 ही पढ़ा देता हूँ। चलो ठीक है, आप खुश? चलो 13, रूल नंबर 13 हम पढ़ लेते हैं। 12 तक हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं, 13 पढ़ा देते हैं। चलो रूल नंबर 13। रूल नंबर 13, एमएसटी रूल नंबर 13 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब लो। अब पल्लवी बोल रही है हुआ है सर, रागिनी बोल रही है नहीं हुआ है सर, 12 तक ही हुआ है। चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। मैं 12 थी 13 एक बार रिवाइज ही कर देता हूँ, बस रिवाइज कर देता हूँ। देखो जिसमें लगा रहता है पढ़ेगा, यानी जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, सिंबल में हम क्या लिखते हैं? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, क्रिया, क्रिया बोले तो वर्ब, है ना। बस शॉर्टकट में 2 मिनट में लग जाएगा, हो जाएगा। के लास्ट में क्या लगा होता है? पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। या ना होगा, ना होगा, नी होगी, ने होंगे। जैसे आपको समय पर आना होगा,
तो इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि हाउ कैन वी स्ट्रक्चर इफ द वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस इज इंडेड बाई परेगा, परेगी, परेंगे, आइदर, और ना होगा, नी होगी, ने होंगे। तो उसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, अगर आपको याद है तो बता सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस गागेगी लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, शैल या विल, प्लस हैव, प्लस टू, प्लस V1, देन ऑब्जेक्ट, फाइनली एक्सटेंशन। ठीक है। अरे भाई कोई बात नहीं, अब कोई बोल रहा हुआ है सर, कोई बोल रहा नहीं हुआ। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, 2 मिनट। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो आपको एग्जाम्पल हम देते हैं बनाने के लिए, आप एक बना के दिखा दो, बस समझेंगे, हो गया है। और उसका अगला रूल भी हम पढ़ा देते हैं अभी आपको, तो आपका टारगेट भी हो जाएगा पूरा। जैसे कल से आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। चलो इसको बनाओ। जैसे आप लोग भूल गए ना अभी, तो मैं बोल रहा हूं कि कल से आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ तक पढ़ाए हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको सब्जेक्ट है ना, तो यू विल हैव, यू आप लिखते कल से आपको इसे एक ऑब्जेक्ट भी दे देते हैं। यू विल हैव टू रिमेंबर, रिमेंबर इट फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुमारो। यानी कल से आपको इसे याद रखना पड़ेगा। यू शैल क्यों लगा दिए भाई रागिनी, यू के साथ विल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाद बाकी सबके साथ विल लगता है। फिलहाल अभी इतना ही जानकारी मैं दे रहा हूँ। जब 12th में जाएंगे तो मैं शैल और विल के बहुत सारे यूसेज बताऊंगा, जहाँ पर शैल की जगह विल, विल की जगह शैल का प्रयोग होगा। फिलहाल आप विल का प्रयोग करें यहाँ पे। यू विल हैव टू रिमेंबर इट फ्रॉम टुमारो, कल से आपको इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। एक अभी मैं आपको और बनाने देता हूं। मुझे कल से समय पर आना होगा, बना के दिखाओ जल्दी। समय पर आना होगा, एगो ना होगा वाला दे दिए, एगो पड़ेगा वाला दे दिए, जल्दी बनाइए। यू विल हैव टू रिमेंबर इट फ्रॉम टुमारो। चलो ये तो हो गया काजल, आप अगला बनाइए। मुझे कल से समय पर आना होगा, बना के दिखाइए। पल्लवी, काजल, रागिनी एंड रोशनी, जल्दी बनाइए। आई विल हैव टू कम ऑन टाइम टुमारो। कम ऑन टुमारो नहीं, कल से है, कल से, फ्रॉम टुमारो है ना। आई विल हैव, आई सेल हैव दीजिए, अभी फिलहाल सेल का प्रयोग करो। तो आई सेल हैव, हाँ आई सेल। मैं आपको बोल चुका हूँ कि अगर आई के साथ विल लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, तब इसका अर्थ हो जाएगा मुझे कल से निश्चित तौर पर समय पर आना होगा। लेकिन अभी हम इस झमेला में नहीं पढ़ते हैं, सेल और विल में डिफरेंस सीखेंगे तब हम ऐसा करेंगे। फिलहाल आप सेल का प्रयोग करें। आई शैल हैव कम ऑन टाइम फ्रॉम टुमारो। ठीक है, चलो सब लोगों का हो गया। अब हम आपको नाराज नहीं करते हुए आपको रूल नंबर 14 भी पढ़ा देते हैं। ये हो गया। इसको मिटा देते हैं, एग्जिट करते हैं। और 14 में था, जो 14 में है एक बार रूल को चेक कर लेते हैं कौन सा रूल है, उसके बाद हम लोग 14 भी सीख लेंगे। आई शैल हैव कम ऑन टाइम फ्रॉम टुमारो, काजल का सही जवाब है, सही है, सही है। पल्लवी, आई विल हैव कम ऑन टाइम फ्रॉम टुमारो। चलिए विल का भी मैं गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको यूज़ करना है अभी शैल। चलो मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांसलेशन का रूल नंबर 14 आप गौर करोगे। यहाँ पे मैं तो पहले भेज ही चुका हूँ ये सब चीज़ को, आप यहाँ पे गौर करना कि यहाँ पे है पढ़ रहा होगा। पहले हम यही समझा देते हैं आपको, पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, अब पढ़ रहे होंगे।
जैसे आपको मन लगाकर पढ़ना पड़ रहा होगा, अगर ऐसे सेंटेंस रहेंगे तो हम उसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप गौर करना हो, गागेगी के लिए शैल या विल लगाते हैं, प्लस उसके बाद यहाँ पर बी लगाते हैं, चूंकि इसके बाद कोई भी बेयर इन्फिनिटिव लगता है। और रहा के लिए आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, 2 + V1 लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इस रूल को फिर से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। MST रूल नंबर 14, सिंबल। अब आगे से याद रखना इसका कि 15 पढ़ना है। सिंबल यानी जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, अगर आपको नोट डाउन करना है तो वहां से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तो समय कम रहता है। तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, डॉट 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 दे दिए तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा, पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे। रोशनी का भी जवाब है आई शैल हैव कम ऑन टाइम। हाँ, ये तो पिछला वाला, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होंगी, पढ़ रहे होंगे। तो इसका सिंटैक्स या स्ट्रक्चर आप कहो, कैसे उसको बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस, देखना यहाँ गौर करके, यहाँ गागेगी लगा हुआ है तो सबसे पहले लिखेंगे शैल विल। शैल या विल के बाद हमेशा कोई V1 चाहिए, तो V1 यहाँ देखो होना लिखा हुआ, होगा में हो लिखा हुआ, यानी होना, होना में बी मतलब होना होता है, तो बी का मतलब V1 के रूप में यहाँ पर देंगे। और फिर रहा रही रहे के लिए, अब पढ़ना के लिए हैव होता है, तो पढ़ रहा के लिए क्या हो जाएगा? हैविंग, है ना, हैविंग। अब प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट देन एक्सटेंशन। So this one is the structure. By using it, we have to make a sentence which is ended by पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे। जैसे उन लोगों को मन लगाकर पढ़ना पड़ रहा होगा, उन लोगों को मन लगाकर पढ़ना पड़ रहा होगा। पढ़ रहा होगा। तो आप बना के दिखाइए इस आधार पर, आपके सामने में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब आप इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे? विल। उसके बाद क्या लगाएंगे? बी। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैविंग, है ना। और उसके बाद क्या लगाएंगे? देखो यहाँ पे 2, फिर V1 है, वर्ब का पहला फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ना। तो आप यहाँ पे स्टडी भी दे दो या रीड भी दे दो, स्टडी। और उसके बाद देखो ध्यान से, मन लगाकर, तो मन लगाकर के लिए क्या होगा? अटेंटिवली, ATTENTIVELY। अटेंटिवली का मतलब होता है मन लगाकर। चलो एक देता हूं बनाने के लिए, इसको सीख गए होंगे तो आपको इस समय एक गीत गाना पड़ रहा होगा। बनाइए। रोशनी आपने लिखा दे विल बी हैविंग टू रीड अटेंटिवली, ठीक है, दे विल बी हैविंग टू रीड। चलो एक बनाओ आप आगे। हाँ, रागिनी का भी जवाब ठीक है। विल के बाद एक डबल एल क्या लग गया भाई? लगता है गलती से लग गया। चलो अब बनाओ इसे, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं इसको शट डाउन करूँगा। आपको इस समय यू विल हैव क्या बनाया? रागिनी ने बनाया यू विल बी हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग दिस टाइम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
तुरंत आप लोग सीख लेते हो, अच्छा बात है ये। तो क्या हो जाएगा आपको, तो आपको के लिए क्या हो जाएगा, यू विल बी हैविंग। समझ में आया होगा ना कि बी कहाँ से आया, हैविंग कहाँ से आया। यू विल बी हैविंग, और उसके बाद क्या है, टू लगाना होता है, टू सिंग ए सॉन्ग, और इस समय के लिए दिस टाइम। चलो अब इसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया हुआ है, आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यू विल बी हैविंग टू सिंग ए सॉन्ग दिस टाइम। बहुत अच्छा रोशनी। अब आप इसको नोट अगर करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप देखेंगे नीचे में आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ दिया हुआ होगा, है ना। उसकी दोस्त गीता को पेड़ काटना पड़ रहा होगा, आपको रात में लिखना पड़ रहा होगा, विनीत को सुबह में, है ना, बहुत सारा दिया हुआ। अगर आपसे कोई नहीं बने तो आप हमें ज़रूर कहिएगा। आपके प्रैक्टिस के लिए ये यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क दिया रहता है, और ये फाइल आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप शट डाउन करेंगे। बताइए, कुछ बोलना है कुछ। हाँ चलो ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड नाइट। थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।